नमस्कार, स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। वक्त हो चुका है दिन भर की बड़ी खबरों का और आपको बताएंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बड़ी इस वक्त की खबरें हैं। और पहली खबर सोनाली फोगाट से मौत से जुड़ी हुई है और इसी को लेकर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बयान भी दरअसल निकलकर सामने आ चुका है। और गोवा के सीएम का यह कहना है कि मामले की जांच सही दिशा में लगातार चल रही है। और दूसरी खबर गुरुग्राम में भारतीय जनता पार्टी की बैठक से जुड़ी हुई है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने 5 जिलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। और तीसरी खबर यमुनानगर से है, जहां यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। और चौथी खबर जो है वो सोनीपत से है, जिसमें कुल्हाड़ी गैंग के बारे में हम आपको बताते हुए नजर आएंगे। और सोनीपत में दहशत फैलाने वाले कुल्हाड़ी गैंग आखिरकार सोनीपत पुलिस के हत्थे चढ़ते नजर आए हैं। ये 4 बड़ी खबरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखते हुए नजर आ रहे हैं। सही दिशा में जांच जारी है। प्रमोद सावंत गोवा के जो मुख्यमंत्री है, उनका कहना है गुरुग्राम में भारतीय जनता पार्टी की बैठक पंचायती चुनाव को लेकर और साथ ही साथ हर एक मुद्दे को विस्तार पूर्वक चर्चा की जा रही। सरकार के ऊपर कांग्रेस के जो युवा नेता हैं, उन्होंने सरकार के ऊपर बड़ा आरोप लगाया। 5000 स्कूल बंद करने का आरोप लगाया है। और चौथी जो खबर है वो नशे को लेकर अपराध करते हुए कुल्हाड़ी गैंग के लोग नजर आते थे और सोनीपत पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आई है। तो वहीं पर पहली बड़ी खबर आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का एक बयान निकलकर सामने आया और प्रमोद सावंत ने कहा कि मामले को कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट हरियाणा सरकार में भेजी जा चुकी। गोवा के सीएम ने यह भी कहा है कि उन्होंने रिपोर्ट हरियाणा के मुख्यमंत्री को भेजी है और गोवा डीजीपी ने हरियाणा के डीजीपी को रिपोर्ट भेज दी गई। हरियाणा के सीएम ने आगे कहा कि आज गोवा पुलिस की टीम हरियाणा के लिए निकल रही है और वहीं पर केस की जांच डीएसपी लेवल के अधिकारियों के मार्गदर्शन में होने वाली। पहले पीआई लेवल के अधिकारी इस पूरे केस को देखते हुए नजर आ रहे थे। और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने यह भी कहा कि मामले की जांच सही दिशा में चलती नजर आ रही है। आगे नहीं, एक जो कल हमने कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो सीएम और डीजीपी लेवल पे भेजा था, वो रिपोर्ट मैंने भेज दिया है सीएम को और डीजीपी ने डीजीपी लेवल पे भेज दिया है। ये इंक्वायरी अभी डीवाईएसपी लेवल का ऑफिसर यहाँ पे इंक्वायरी करेगा। पहले पीआई लेवल के ऑफिसर पे थी और हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम आज ऑलरेडी रिपीट की है, आज ये हरियाणा के लिए रवाना हो जाएंगे। दे आर डूइंग दिस इन्वेस्टिगेशन थॉरोली। तो आई थिंक मुझे लगता है कि इससे जो कोई कल्प्रिट है आपने सुना, प्रमोद सावंत ने साफ तौर पर कहा कि जांच जो है वो सही दिशा में जलती हुई नजर आ रही है। और सोनाली फोगाट की मौत के बाद फार्म हाउस में चोरी के मामले को लेकर भी सोनाली फोगाट के भाई वतन ढाका ने शिकायत के आधार पर हिसार पुलिस ने मुकदमे को दर्ज किया। इस पूरे मामले के अंदर आरोपी शिवम और सुधीर के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर सोनाली फोगाट परिजनों ने मंगलवार को हिसार एसपी लोकेंद्र सिंह से भी मुलाकात की। और परिजनों ने कहा कि 1.5 साल पहले भी सोनाली के घर पर एक बड़ी चोरी होती हुई नजर आई थी, उसमें अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और वहीं एसपी ने उन्हें आश्वासन यह दिया है कि जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। 1.5 साल पहले तकरीबन, उसमें भी अभी तक हमें मतलब कुछ भी पता नहीं चला भाई उसमें चोर कौन है। और उसमें मैडम की सर्विस रिवॉल्वर भी गायब है। और अभी एक जो 2-3 दिन पहले हुई है चोरी, उसके में भी अभी तक कोई अपडेट हमारे पास नहीं आई है भाई। उसको ना अरेस्ट किया गया है ना मतलब कि अभी तक कोई क्लू हमारे पास है। उसी सिलसिले में एसपी साहब से मिले थे कि भाई हमारी कार्रवाई जल्दी करवाई जाए ताकि वो कोई ना कोई सबूत नष्ट न कर। वो उसमें जो डंडूर फार्म से वहाँ पे जो पीए था उनका, और उसके कहने पर जो उनके एक सबॉर्डिनेट था, अकाउंटेंट की तरह काम करता था शिवम, उसने कुछ डॉक्यूमेंट और लैपटॉप इत्यादि वहाँ से चोरी किए हैं। इस प्रकार के उसमें आरोप है। चोरी की एफआईआर दर्ज करा रखी है। तो उसके संबंध में कार्रवाई के लिए वो मिले थे, तो उसमें उनको आश्वासन दिया गया है और उसमें कार्रवाई चल रही है और जल्दी उस मैटर का हम पटापेक्ष कर देंगे। क्या कंप्लेंट में क्या है सर, क्या सर?
तो वहीं पर सोनाली फोगाट केस को लेकर हिसार के एसपी से भी परिवार मिलता हुआ नजर आया और तमाम बिंदुओं को लेकर जांच पड़ताल करते हुए आगे पुलिस आश्वासन दे रही है, हम कार्रवाई करेंगे। हमारे संवाददाता हिसार से इस खबर को लेकर जुड़ चुके हैं। अनूप, अगर बात की जाए इन तमाम बातों को लेकर, हिसार के अंदर ये जानकारी मिली है कि 1 साल पहले भी जो सोनाली फोगाट का घर था वहां से चोरी होती भी नजर आई थी और उसको लेकर भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। फार्म हाउस से चोरी होना, गोवा पुलिस का हरियाणा के अंदर आना और साफ तौर पर प्रमोद सावंत का कहना कि सही दिशा में जांच चल रही है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए शहनवाज, जिस प्रकार से लगातार ये जांच आगे बढ़ रही है, बहुत सारी परतें खुल करके सामने आ रही है। परिवार के लोग जिस प्रकार से आज हिसार के एसपी से मिले, उन्होंने गुहार लगाई है कि जो शिकायत उन्होंने पहले दी थी उस पर भी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, उसमें मामला दर्ज किया जाए। और एक उन्होंने साथ में 2021 के एक मामले को उठाया है कि पहले 2021 में सोनाली फोगाट के मकान से चोरी हुई थी और उस समय भी जो एक रिवॉल्वर वहां से चोरी हुआ था जिसका अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया है। तो ये तमाम पहलुओं को लेकर के हिसार पुलिस भी अब जांच शुरू कर चुकी है। साथ में ये बता दूं कि आज जिस प्रकार से परिवार के लोग मिले थे उसके बाद जो अमन है सोनाली फोगाट का जीजा, उसने कहा है कि वो कल हो सकता है हरियाणा के मुख्यमंत्री से दोबारा चंडीगढ़ जाकर के मुलाकात करे, क्योंकि परिवार शुरू से ही सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन अनूप, अगर बात की जाए प्रमोद सावंत जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले पीआई लेवल के अधिकारी जांच करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब एसपी रैंक का अधिकारी जांच करता हुआ नजर आएगा। क्या परिवारजन इस जांच प्रक्रिया से संतुष्ट होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल शहनवाज, परिवार के लोग गोवा पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। उनका सबसे पहला आरोप ये था कि गोवा पुलिस ने 3 दिन बाद एफआईआर दर्ज की है, इस दौरान बहुत सारे सबूत मिटा दिए गए हैं और पुलिस को भी प्रभावित किया गया है। परिवार के लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिस दिन उन्होंने पहली शिकायत दी थी पहले दिन, उसी दिन अगर मामला दर्ज कर लिया जाता तो इसमें और कुछ भी खुलासे हो सकते थे। अब जब चारों तरफ से दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद सीबीआई जांच की परिवार जब मांग कर रहा है, तो चाहे वो गोवा सरकार हो या फिर हरियाणा सरकार हो, तमाम दोनों सरकारें ये कह रही है कि सीबीआई जांच करवाई जाएगी, लेकिन अभी तक सीबीआई जांच के आदेश नहीं हुए हैं। तब तक परिवार संतुष्ट नहीं हो रहा जब तक की सीबीआई जांच नहीं होती, क्योंकि परिवार शुरू से सीबीआई जांच पर जुड़ा है और उनका संदेह है कि इसमें कोई पीछे जो सुधीर सागवान है और सुखविंदर है, उसके अलावा पीछे कुछ बड़ा होने का अंदेशा परिवार जता रहा है और उसी का पर्दाफाश करने के लिए परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। हाँ। अनूप, एक और आपसे महत्वपूर्ण जानकारी लेना चाहेंगे। खबर यह भी आ रही थी कि गोवा पुलिस की जो जांच कमेटी टीम है 4 से 5 सदस्यों की, वो हिसार पहुंच सकती है, हरियाणा पहुंच सकती है, उसको लेकर कोई अपडेट? हाँ बिल्कुल शहनवाज, जो जानकारी मिल पाई थी उसमें ये है कि देर रात तक दिल्ली ये पूरी टीम पहुंचेगी। उसके बाद गुरुग्राम में 2 फ्लैट हैं, वहां पर वो पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। दोनों जो फ्लैट है सोनाली फोगाट की, एक उनका खुद का लिया हुआ बताया जा रहा है और एक किराए पर बताया जा रहा है, तो उनकी पूरी जांच पड़ताल करेगी और उसके बाद हिसार आने की उनकी संभावना जताई जा रही है। हिसार का इस समय ये माना जा सकता है कि कल दिन में किसी टाइम भी हिसार वो पुलिस की टीम पहुंच सकती है और यहाँ से जुड़े हुए पहलुओं पर भी वो जांच करेगी। अनूप, अगर गोवा की पुलिस आती है तो कोई शेड्यूल क्या तय किया गया है? आप तक कोई अपडेट अब तक पहुंच पाई है कि कहां क्या सुखविंदर और जो आरोपी हैं इसमें, उनके गांव, उनके घर पर जाके भी क्या छानबीन की जा सकती है? कुछ अपडेट मिल पाई है आपको? देखिए बिल्कुल शहनवाज, इसमें किसी प्रकार की अपडेट पुलिस द्वारा नहीं दी जा रही, सिर्फ ये सूचना दी जा रही है कि पुलिस हिसार पहुंचेगी और किन किन पहलुओं पर कहां जाकर के पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी, इस प्रकार की जानकारी मीडिया से अभी तक दूर ही रखी गई है, क्यों वो शायद उनको संदेह है कि इस प्रकार की जांच पहले से ना बताई जाएगी, किस प्रकार के कोई ये पता चल जाए कि उनके घर जाएगी या सागवान के घर जाएगी या सुधीर जो है उसके घर जाएगी, कहीं इस प्रकार की कोई जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। लेकिन ये जो जानकारी मिल पाई है कि हिसार टीम पहुंचेगी और जांच करेगी सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर आने की जरूर सूचना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। सोनाली के फार्म हाउस में चोरी का मामला जो है उसको लेकर उनके जीजा जो है वो हिसार एसएसपी से मिले, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गुरुग्राम की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की संगठनात्मक बैठक ली गई और बैठक में 5 जिलों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य
मुख्य उद्देश्य पंचायती चुनाव के साथ साथ संगठन का विस्तार करना है और इस बैठक में 5 जिलों के मंडल अध्यक्ष, पालक और प्रभारियों ने मंथन भी किया है किस तरह से सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाए और सभी जिलों में होने वाली संगठनात्मक बैठक की रूपरेखा भी इस बैठक के अंदर तैयार की गई। आपको बता दें कि ओपी धनखड़ ने यह भी साफ कर दिया है कि पंचायती चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सिंबल पर लड़े या न लड़े, इसको लेकर चुनाव समिति तय करने वाली है, लेकिन संगठन के विस्तार और संगठन की मजबूती के साथ एक बेहतरीन पंचायती उम्मीदवार लोगों के विकास के लिए काम करे, इस पर भी मंथन किया गया। बैठक में गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, पलवल और नूंह जिलों के पदाधिकारी भी शामिल रहे हैं। ऐसे सभी छोटी टोली के लोगों आज 5 जिलों की बैठक यहाँ हो रही है। फरीदाबाद है, पलवल है, नूंह है, गुरुग्राम है, झज्जर है। सभी मंडल अध्यक्ष, सभी मंडल प्रभारी और मंडलों के पालक को बुलाए हैं और आने वाले समय में हम जितने भी हमारे शक्ति केंद्र हैं, हर 5 बूथ पर एक शक्ति केंद्र है। हरियाणा भर में 4000 शक्ति केंद्र हमने बनाए हैं। अभी उनकी ट्रेनिंग हमने की थी। अभी हम शक्ति केंद्र अनुसार बैठकें करेंगे और उन बैठकों में जो हमारा नीचे का कैडर है, हर बूथ पर त्रिदेव हैं, 3 कार्यकर्ता हैं, उसके ऊपर ग्राम प्रमुख और सह प्रमुख हैं, उसके ऊपर शक्ति केंद्र का प्रमुख है, उसका सहयोगी है और हर बूथ में कुछ 4-5 और भी सीनियर लोग रहते हैं, जैसे मैं भी किसी बूथ में रहता हूं। तो ऐसे सब लोगों को मिलाकर औसतन 25 लोगों को बैठक ये होगी और 1.5 घंटे की बैठक ये चलेगी, जिसमें 3 मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। तो ऐसी 4000 बैठकें होंगी। उसमें पंचायती राज जो चुनाव आ रहा है उसकी तैयारी पर बात करें। इसी खबर को लेकर सुशील जी, हमारे वरिष्ठ संवाददाता जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? क्योंकि हरियाणा में पंचायती चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक्टिव होती नजर आ रही, सक्रिय भूमिका निभाती नजर आ रही है और कार्यकर्ताओं और पद अधिकारियों से जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। सुशील, देखिए, करीब शाहनवाज 4.5 घंटे तक यह बैठक चली है। गुरुग्राम के जो बीजेपी का कार्यालय है गुरु कमल, उसमें यह बैठक प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने इस बैठक की अध्यक्षता की। और आपको बता दें कि इस तरह की 3री बैठक है, यानी हरियाणा में 22 जिले हैं और उन सभी जिलों में सभी जिलों को कवर करना है। तो इस लिहाज से 5-5 जिलों की बैठकें हो रही है। इससे पहले 2 बैठकें हो चुकी हैं और ये 3री बैठक थी। और ये बैठक इसलिए अहम है क्योंकि जो चुनाव होने हैं पंचायती राज के हों या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हों, तो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो चुनाव होने हैं उसमें गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद है। तो ऐसे में यह बैठक इसलिए भी अहम था कि इन तीनों की समीक्षा भी करनी थी और साथ ही चुनाव जब होने हैं तो किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाए और मंडल स्तर पर किस तरह से मजबूत किया जाए, इन सब बातों को ध्यान में रखकर यह बैठक हुई। साथ ही देखिए, आज जो बैठक हो रही थी, जब हम लोगों को बुलाया गया, जब मैं खुद अंदर जब तस्वीर ले रहा था, दर्शकों को दिखा रहा था, तो उस दौरान हमने एक चीज देखी गई कि जितने भी मंडल के, चाहे वो मंडल के अध्यक्ष हो, मंडल के प्रभारी हो या मंडल के पालक हो, वे लोग इस बैठक में शामिल थे और उनको एक दिशा निर्देश दिया जा रहा था कि किस तरह से संगठनात्मक उन्हें मजबूत होना है और चुनाव में हर तरह से तैयार रहना है। तो ये सारी बातें प्रदेश अध्यक्ष ने खुद मंच से उन लोगों को संबोधित किया। दूसरी तरफ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जेपी नड्डा, जो भारतीय जनता पार्टी के, उनका भी 2 दिन का प्रवास हरियाणा में है। 2 दिन के लिए आ रहे हैं, 2 दिवसीय दौरा है और उस दौरे को भी अहम किस तरह से अहम बनाई जाए, खास बनाई जाए और बेहतरीन तरीके से उनको का स्वागत हो, इसको लेकर भी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही 4000 बैठक करने की बात की गई शाहनवाज। 8 सितंबर के बीच हरियाणा में 4000 बैठक होंगी और वो बड़े स्तर की बैठक होंगी। तो ये बहुत बड़ी अपनी आप में एक बड़ा संख्या है कि 8 दिन में 4000 बैठक करना और उसमें लोगों को किस तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, केंद्र की योजना हो या प्रदेश सरकार की योजना हो, जो लाभार्थी हैं उनका फीडबैक क्या है। तो तमाम बातें इस संगठन ने अपनी जिम्मेदारी ली है और उसी जिम्मेदारी के तहत ये लोगों के बीच जाकर बैठकें करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। तीसरा जो हरियाणा में सबसे अहम मुद्दा है, वो हमने सवाल भी किया था जो प्रदेश अध्यक्ष से कि जेपी नड्डा का जो शेड्यूल है उस शेड्यूल के मुताबिक वो जेजेपी नेताओं से भी मुलाकात करेंगे और जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी हैं, उनको अंदर कहीं ना कहीं अंदेशा है कि वो तैयारी जिस सीट से कर रहे हैं, अगर बीजेपी और जेजेपी वो सीट अगर जेजेपी के खाते में जाती है
तो फिर उनका क्या होगा, साथ ही क्या गठबंधन इसमें रहेगी या नहीं रहेगी। क्योंकि निगम के चुनाव है, पंचायत के चुनाव है, तो उसमें तो यह एक बड़ा सवाल। जब हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि देखिए जेजेपी नेताओं से मुलाकात के पीछे जो रीजन है वो माना जा रहा है कि सरकार चल रही है और सरकार में दोनों भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी दोनों नेताओं से उनकी मुलाकात होगी, वो अपना पक्ष रखेंगे, उनको भी वो संबोधित करेंगे। लेकिन गठबंधन होगा या नहीं होगा इस पर मुहर चुनाव समिति लगाएगी और उसकी बैठक में फैसला होगा। लेकिन इस पूरी ओवरऑल बैठक के पीछे अगर शाहनवाज हम बात करें तो रीजन और रीजन केवल एक्शन मोड में बीजेपी फॉर इलेक्शन, यानी चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी अपने आप को झोंक दी है और संगठन को मजबूत करके एक बार फिर चुनाव किस तरह बीजेपी के खेमे में इसका रिजल्ट जाए चुनाव का, उसको लेकर सारी तैयारियां हुई। हाँ सुशील, एक और महत्वपूर्ण सवाल यहां पर यह बनता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी धरातल पर उतरकर हर एक बात को लेकर पदाधिकारी कार्यकर्ताओं तक जा रही है। दरअसल पंचायती चुनाव तो हो रहे हैं, उसको लेकर तैयारियां कर रही है, विधानसभा और लोकसभा चुनाव का भी ट्रायल लेती हुई नजर आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पर जो पंचायती चुनाव शाहनवाज होते हैं या कॉर्पोरेशन के चुनाव होते हैं, ये अमूमन लोकल मुद्दे पे होते हैं और इसमें पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर कहीं ना कहीं कई समीकरण काम करते हैं और डेवलपमेंट बेहद अहम भूमिका निभाता है। और यही वजह है कि आपका भी अनुभव रहा है और मैं भी जहां तक कवर जब किया हूं तो मेरा एक अनुभव रहा है कि जब हम लोकल चुनाव में जाते हैं, लोकल इलेक्शन में जाते हैं, तो वहां पार्टी से ज्यादा डेवलपमेंट और फिर एक एक व्यक्ति की बातें होती हैं और चुनाव पर जो इलेक्शन का मतदान का परसेंटेज है वो भी ज्यादा होता है, यानी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और अगर उसमें किसी भी पार्टी की हार होती है तो निश्चित तौर पे एक वो सेमीफाइनल के तौर पर होता है जो विधानसभा और लोकसभा की राहें तय करता है, उनकी रिजल्ट को प्रभावित करता है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी जो पूरे हरियाणा में पंचायती चुनाव होने हैं या निगम के चुनाव होने हैं, उसमें इस परिदृश्य को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, तो उसमें किस तरह से विजय हासिल करे, उसको लेकर संगठनात्मक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी आपका इस तमाम बातचीत के लिए, जानकारी देने के लिए। दरअसल पंचायती चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी सक्रिय भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है और उसी को लेकर धरातल पर कार्य करती हुई दिखाई दे रही है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हरियाणा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ने यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आरटीआई के जवाब में सरकार ने बताया है कि पिछले 8 वर्षों के अंदर 8 नई सरकारी स्कूल खोले गए हैं और उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने विधानसभा पटल पर जो 10 साल का डाटा पेश किया है उसके मुताबिक 2014 और 15 में सरकारी स्कूलों की संख्या 14,504 थी, लेकिन अब हरियाणा में मात्र 9,700 सरकारी स्कूल रह गए। उन्होंने प्रदेश के सीएम से सवाल करते हुए यह कहा है कि सीएम ये बताएं कि 5,000 सरकारी स्कूल आखिर कहां चले गए और उन्होंने यह भी कहा कि मात्र 1 वर्ष के अंदर एक नया सरकारी स्कूल खोला गया है और 5,000 सरकारी स्कूलों को बंद किया गया है। प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा का लगातार निजीकरण करना चाहती है और इस साजिश के तहत स्कूलों को कम किया जा रहा है। हरियाणा यूथ कांग्रेस के खिलाफ हरियाणा के सभी 22 जिलों में अध्यापकों, ग्रामीणों और अभिभावकों के साथ मिलकर धरने प्रदर्शन की बात कहते नजर आए हैं और उन्होंने कहा कि यह जरूरी है अगर शिक्षा मंत्री के आवास का भी घेराव किया जाए और सरकार को शिक्षा के निजी हाथों में सौंपने नहीं दिया जाएगा। नहीं है, ये विधानसभा के पटल 22 जो सरकारी स्कूल बंद हुए हैं और उसके अलावा जितने भी सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी होने की वजह से आज शिक्षा व्यवस्था का जो बुरा हाल हो चुका है, उन स्कूलों के बाहर जाकर इस बैनर के तले हरियाणा युवा कांग्रेस विद्यार्थियों, अभिभावकों और ग्रामीणों को साथ लेकर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेगी। यमुनानगर की खबर आपको बता रहे हैं, 5,000 सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी जो है वो आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। प्रदेश सरकार के ऊपर आरोप लगाए गए हैं। यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनका यह दावा है कि साल में 1 स्कूल खोला गया है और 5 सरकारी स्कूलों को बंद किया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो शिक्षा नीति है उसको हम बर्बाद नहीं होने देंगे। सुरेंद्र मेहता यमुनानगर से हमारे सहयोगी जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? साफ तौर पर यूथ कांग्रेस जो है वो आरोप लगा रही, साल में 1 स्कूल खोला, 5,000 स्कूल बंद करे सरकार ने।
बिल्कुल बिल्कुल, ये खुलेआम आरोप लगाए गए हैं और आरोप जो है तथ्यों पर आधारित लगाए गए हैं। एक रिपोर्ट रखी गई है जो विधानसभा पटल पे थी, वो सामने लाई गई है। इसके अलावा जो आरटी है उसका हवाला दिया गया है, जिसमें ये आरोप लगाया गया है कि पिछले 8 साल में इस सरकार ने मात्र 8 स्कूल खोले हैं और 5000 स्कूल इस अवधि में बंद हुए हैं। और जो पोस्टें हैं वो इस समय 35,000 से ज्यादा पोस्टें खाली हैं, जबकि सरकार 14 से 15,000 पोस्टें खाली होने की बात कर रही है। सीधा सीधा यूथ कांग्रेस का आरोप है कि सरकार शिक्षा का निजीकरण करना चाहती है। इसी के लिए जो पोस्टें हैं वो खत्म की जा रही हैं, स्कूलों को बंद किया जा रहा है ताकि जो गरीब के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, वो सरकारी स्कूलों में एडमिशन ना लें, ना पढ़ लिख के आगे बढ़े। और इसी को लेकर ये सारी कवायद की जा रही है और इसी को लेकर यूथ कांग्रेस ने धरने प्रदर्शन का ऐलान किया है हरियाणा के सभी 22 जिलों में। जी बिल्कुल। सुरेंद्र, एक और महत्वपूर्ण सवाल आपसे समझना चाहेंगे। इससे पहले भी तस्वीरें देखी गई हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो अभिभावक हैं वो स्कूल के ऊपर ताला लगाते हुए नजर आए हैं। जो ट्रांसफर नीति है उससे खासा नाराज दिखाई दिए। बिल्कुल, लोगों में और अभिभावकों में विशेषकर इसी को लेकर परेशानी है कि लगातार स्कूल बंद किए जा रहे हैं। कहीं स्कूल में व्यवस्था नहीं है, कहीं टीचर नहीं है। स्कूल बंद करने का मतलब क्या है? इसीलिए लोग हरियाणा के 3 स्कूलों को ताला कर चुके हैं। हालांकि चलिए सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। 5000 सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। कांग्रेस साफ तौर पर हरियाणा सरकार पर आरोप लगाती नजर आ रही। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सोनीपत के 5 पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियों के और बाइक की चोरी की वारदातों को अंजाम देकर सोनीपत के अंदर दहशत फैलाने वाले कुल्हाड़ी गैंग आखिरकार सोनीपत पुलिस के अब हत्थे चढ़ गए हैं। और सोनीपत पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर गांव नागल कल्हा में रहने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया। साथ ही सोनीपत एसपी ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि ये तीनों युवक नशे की पूर्ति करने के लिए लूट की वारदातों को अंजाम दिया करते थे और सोनीपत पुलिस तीनों गिरफ्तार बदमाशों से गहनता से पूछताछ कर रही। आपको ये बताएं कि सोनीपत क्राइम ब्रांच की टीमों की गिरफ्त में दिखाई दे रहा है इन तीनों युवाओं को नशे की लत है और ये पास में जो पैसे खत्म हो जाते थे इनके पास से उसको पूर्ति करने के लिए इन तमाम बातों को अंजाम दिया करते थे। अभी हमारी CIA 1 और CIA 2 की जॉइंट प्रयासों से हमने इस गैंग को पकड़ने में सफलता हासिल करी है। उसके बारे में डिटेल में आपको बताना चाहूंगा। इसमें टोटल 3 लोग थे, जिसमें से 2 लोग तो ऐसे थे जो बाइक पे बैठ करके वारदात करने आते थे, जिनका नाम है सचिन उर्फ बाबा, जो कि गांव नांगल कला का रहने वाला है, सोनीपत जिले का ही। दूसरा व्यक्ति जो बाइक में बैठता था वो है विकास, ये भी गांव नांगल कला का ही है। और तीसरा व्यक्ति जो कभी सामने वारदात करने नहीं आता था, लेकिन ये 3। इस खबर को लेकर लाजपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाजपत, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? जो कुल्हाड़ी गैंग था वो गिरफ्तार हो गया है? जी बिल्कुल, देखिए सोनीपत में कुल्हाड़ी गैंग ने आकर लेकर पुलिस से नागरिक चलिए लाजपत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। आपको बताएं कि जो कुल्हाड़ी गैंग था उससे सोनीपत और आसपास के लोगों में काफी ज्यादा दहशत थी। पेट्रोल पंप के कर्मचारी काफी ज्यादा दहशत में थे। सोनीपत पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। अब सोनीपत चैन की सांस लेता नजर आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।